Hello everyone, welcome back to this channel. I'm Diksha. So, as we are discussing our chapter number 2, that is alternative center of power. So, we are done till Russian we are done with Chinese economy. So, here in this video, as you know, that we are going to discuss about the consequences of the rise of Chinese economy. हमने देखा था कि चाइना में किस तरीके से हर एक रिफॉर्म के कैसे प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेकर वो लोग चले थे, और उसके बाद जो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जो अप्रोच लगाई थी उसके बाद उनकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही थी। लेकिन इनके कुछ कंसिक्वेंसेस भी थे और हमें उस कंसिक्वेंसेस के बारे में भी बात करने की ज़रूरत है। सो लेट अस टॉक अबाउट दैट। अगर हम चाइना की इकोनॉमी की बात करें तो चाइना की इकोनॉमी बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो रही थी। लेकिन अगर हम चाइना की स्पेशल पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो चाइना की जो इकोनॉमी है वो किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को काफ़ी अच्छे आउटपुट दे रही थी, काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे रही थी, लेकिन जितना इफ़ेक्टिव उसको होना चाहिए था सब सोसाइटी के सेक्शंस के लिए उतना वो इफ़ेक्टिव नहीं थी। इट वॉज गिविंग बेनिफिट्स ऑफ द रिफॉर्म टू अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, राइट। तो अनएम्प्लॉयमेंट चाइना में हमने देखा कि बढ़ गई थी। सबसे पहला कंसीक्वेंस सबसे पहला है कि चाइना की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ चुकी है, राइट। इट वॉज राइजिंग। आफ्टर दिस वी कैन से कि सेकंड जो है आपका, वो हम एक बार इसमें की पॉइंट्स लिख लेते हैं, देन वी विल डिस्कस, राइट। तो फीमेल एम्प्लॉयमेंट सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर और कंसीक्वेंस वॉज रिलेटेड टू द रूरल एरिया, and the fourth one was related to the different geographical locations like coastal areas and the inland, right. So let us talk about them. तो जो चाइना की इकोनॉमी है ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है, पर इसने अनएम्प्लॉयमेंट को काफ़ी बढ़ा दिया चाइना में। हम कह सकते हैं कि उस टाइम पर चाइना में 100 मिलियन पीपल वर लुकिंग फॉर जॉब्स, राइट। तो 100 मिलियन पीपल ऐसे थे जो कि अनएम्प्लॉयड थे, जबकि इतना अच्छा चाइनीज़ इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है, बट स्टिल ग्राउंड लेवल पर ये रियलिटी थी। आफ्टर दिस जो फीमेल एम्प्लॉयमेंट है उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। यूरोप की तरह ही वहाँ पर भी कंडीशन बुरी थी फीमेल एम्प्लॉयमेंट को लेकर। जैसे हमने यूरोप में 18th एंड 19th सेंचुरी में देखा था, उसी तरीके की कुछ कंडीशन फीमेल की थी। जबकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, बट स्टिल इट इज़ नॉट, वी कैन से, फुलफिलिंग द डिमांड्स ऑफ द पब्लिक। देन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन वॉज ऑल्सो देयर। एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, राइट। एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। तो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन में हमने क्या देखा कि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन किस लिए हो रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, हैवी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करने के लिए दे आर हार्मिंग द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के साथ साथ यहाँ पर करप्शन भी इंक्रीज हो गई है। जो चाइनीज़ की इकोनॉमी जैसे जैसे राइज होगी इनइक्वालिटी बढ़ती चली जाएगी। इनइक्वालिटी कैसे बढ़ती चली जाएगी, जैसे दो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, लाइक योर रूरल एरिया और आपका जो अर्बन रेजिडेंट्स हैं। रूरल एरिया, अर्बन रेजिडेंट प्लस आपके जो कोस्टल रेजिडेंट हैं, कोस्टल या इनलैंड प्रोविंसेस हैं, उनके बीच के डिफरेंस बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जिसके पास स्कोप ज़्यादा है अर्न करने का, लाइक अर्बन रेजिडेंट्स के पास, क्योंकि हैवी इंडस्ट्रीज से उनको काफ़ी मुनाफा मिल रहा है, काफ़ी प्रॉफिट मिल रहा है, सो दैट इज़ वाई द गैप वॉज इंक्रीजिंग बिटवीन द सोसाइटी इन इकोनॉमिक टर्म्स। की जो रूरल एरिया हैं वो फिर भी कहीं ना कहीं डिप्राइव्ड हैं, और जो अर्बन एरिया हैं वो वी कैन से कि वो बहुत अच्छे से ग्रो करते जा रहे हैं। आफ्टर दिस कोस्टल एंड इनलैंड प्रोविंसेस के बीच में भी काफ़ी गैप बढ़ा इनकी वजह से। देन हम कह सकते हैं कि जो रीजनल और ग्लोबल है, हाउएवर रीजनली एंड ग्लोबली चाइना हैज़ बिकेम एन इकोनॉमिक पावर। लेकिन चाइना एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर तो बन चुका है, लेकिन चाइना की खुद की जो कंट्री है इट इज़ फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स। वहाँ पर आपने देखा कि वो ट्रेड पार्टनर भी बन चुका है, वो काफ़ी अच्छे अच्छे वी कैन से आउटस्टैंडिंग इश्यूज रिजॉल्व कर रहा है जापान के साथ, यूएस, आसियान एंड देन रशिया, उन सब के साथ काफ़ी अच्छी इकोनॉमिक कंसिडरेशंस कर रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसके पास कोई अच्छा, अगर हम उसके कंट्री के विद इन देखें तो कोई अच्छे कंसिक्वेंसेस नहीं हैं।
क्योंकि सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर स्टिल सफरिंग। तो सोसाइटी ही अगर सफ़र कर रही है तो इसका मतलब जो इकोनॉमिक गेन आपने किया है वो सिर्फ बाहर से है, अंदर से आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर उतना ही पुअर है। दैट वॉज देयर। अब यहाँ पर इट होप्स टू रिजॉल्व इट्स डिफरेंसेस विद ताइवान। अब चाइना जो है वो अपने ताइवान के साथ भी जितने भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने की सोच रहा है। एंड कुछ और सारे जितने भी प्रोविंसेस हैं, जैसे अगर हम बात करें कि इट रिगार्ड्स एज रीइंडर्ड प्रोविंस बाय इंटीग्रेटिंग इट्स क्लोजली इनटू द इकोनॉमी। जो चाइना का फियर है कि उसको राइज करना है, हैव ऑल्सो बीन मिटिगेटेड बाय इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टेबिलिटी ऑफ आसियान इकोनॉमीज आफ्टर द 1997 फाइनेंशियल क्राइसिस। तो यहाँ पर जो चाइना का फियर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा या और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है जब ये देखता है कि आसियान की इकोनॉमीज़ जो हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से, या फिर उनके आसियान की जो इकोनॉमी में फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे थे वो उसको ओवरटेक कर चुके हैं या उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर चुके हैं। देन वी कैन से कि उसकी बहुत सारी आउटवर्ड लुकिंग इन्वेस्टमेंट्स भी थी जो वो बाहर कर रहा था, क्योंकि उसने एलपीजी अपना लिया है ना, तो अब वो बाहर की कंट्रीज़ में अच्छे से इन्वेस्ट कर रहा है। जब वो इन्वेस्ट कर रहा है तो वहाँ पर हमने क्या देखा, जैसे लैटिन अमेरिका जैसी कंट्री में वो इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश कर रहा है। इसका मतलब क्या है, लैटिन अमेरिका जैसी कंट्री में इस्टेब्लिश करने का या इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि उनकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छे पेस पर चल रही है, काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है। एंड अफ्रीका आर इंक्रीजिंग प्रोजेक्टिंग इट एज ग्लोबल प्लेयर। और जो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसकी वजह से इसको ग्लोबल पावर की तरह देखा जा रहा है। एंड इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपिंग इकोनॉमीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़। तो इस पूरे टॉपिक में हमने ये पढ़ा, इट इज़ द सब टॉपिक ऑफ योर राइज ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी। इस टॉपिक में हमने यही पढ़ा कि जो चाइना की इकोनॉमी ग्रो कर रही है उसकी वजह से उन्होंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी देखी, जो कंसिक्वेंसेस थे वो उतने पॉजिटिव नहीं थे जितने एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने देखा नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो इनकी इकोनॉमी है वो इनके सोशल स्ट्रक्चर में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। एम्प्लॉयमेंट देने में ये अनसक्सेसफुल है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, करप्शन बढ़ रहा है, इकोनॉमी की जो इनइक्वालिटीज़ है रूरल, अर्बन, कोस्टल और इनलैंड प्रोविंसेस में वो बढ़ रही है। देन फीमेल एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ द वर्कर वो भी काफ़ी पुअर है। रीजनल एंड ग्लोबल राइज ऑफ चाइना एज पावर टू रेकन विद। अब यहाँ पर रीजनली और ग्लोबली वो राइज कर रहा है, बट वहाँ पर अपने खुद के इंडिजिनस या अपनी खुद की सोसाइटी में फेल होता जा रहा है। देन चाइना के जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं जैसे यूएस, आसियान, रशिया, इन सब के साथ यहाँ पर ये इकोनॉमिक कंसिडरेशन कर रहा है। देन चाइना के जो डिफरेंस है ताइवान के साथ, हांगकांग अनडिटरमाइंड। अब ये वहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं कि इकोनॉमी को हम इंटीग्रेट करके अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व कर लेंगे। चाइना का जो फियर है आसियान की स्टेबिलिटी को लेके वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत मेजर फैक्टर है। देन इन्वेस्टमेंट एंड एड पॉलिसीज़ चाइना चलाता है लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में, और उसके बाद चाइना प्रोजेक्टेड अ ग्लोबल प्लेयर ऑन साइड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। तो इन सब के चलते पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि इट इज़ गिविंग अ कंपटीशन टू दी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़, और इसीलिए सुपर पावर बनने की एक रेस में इसको भी एक मजबूत हिस्से की तरह कंसिडर किया गया है कि ये भी आने वाले टाइम में सुपर पावर, या हम कह सकते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड का एक हिस्सा बन सकता है। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस topic. In the upcoming video we are going to discuss our last topic of the chapter, that is India China relation. Right, so we will discuss it in the upcoming video. Thank you for watching, stay tuned.